Hi, students. Welcome to the Mathstan. Today, we will be starting up with another beautiful topic that is about viruses, about bacteriophages, about the structure, transmission, multiplication, and some economic importances as well. So, my dear students, take out your notebook, pen, and let us start with the topic. सो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस अबाउट कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, तो इनको हम बोला जाता है कि ये क्या है, ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स हैं। मतलब एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि इनको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दे हैव टू एक्ट एज पैरासाइट्स। ठीक है। ऑब्लिगेशन है, करना पड़ेगा तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वन थिंग। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये जो आपका यूज ऑफ सम और द अदर होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करते हैं और ये खुद को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। बिना उसके ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये क्या कर सके, डेवलप कर सके। Getting my point? Now we have to understand one more thing, and that one more thing is that कि बैक्टीरियोफेज ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट मतलब, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि ये बॉडी के अंदर रह के एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं और बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, इफ़ दे आर नॉट एग्जिस्टिंग एज पैरासाइट्स तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ होता फैकल्टेटिव तो मतलब ठीक है, पैरासाइट की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और किसी तरीके से भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ दे आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स जो कि बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ सम और ऑल द होस्ट बायोमशीनरी। ठीक है। टर्म इज कॉमनली यूज्ड इन द शॉर्टेड फॉर्म फेज। इसको हम फेज भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो मल्टीप्लाई करता है इनसाइड द होस्ट दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेजेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दे डिस्ट्रॉय। ठीक है। देखो बैक्टीरियोफेजेस जिन बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करते हैं उनसे बहुत छोटे होते हैं। फेजेस को एस्टिमेट किया गया है कि मोस्ट वाइडली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डाइवर्स एंटिटीज हैं बायोस्फीयर में, अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग रीजन्स में ये मिलेंगे आपको, अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे। फेजेस जो हैं वो यूबिक्विशियस है। यूबिक्विशियस का मतलब होता है विच आर स्प्रेड, विच आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और ये सारे रेजरवायर्स में आपको मिलेंगे विच आर पॉपुलेटेड बाय द बैक्टीरियल होस्ट सच एज सॉइल या फिर एनिमल्स के इंटेस्टाइन में। तो हमारी बॉडी में भी फेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं। वन ऑफ द डेंसेस्ट नेचुरल सोर्स अगर फेजिस का कोई है या वायरस का कोई है तो वो सी वाटर है। ठीक है। यहाँ पर अबाउट द प्रेजेंस में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है about the seawater. So they have been used for over 60 years as an alternative to antibiotics. However, this much controversial area of research. Now please understand कि इसको एंटीबायोटिक्स के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म के कोई फॉर एग्जांपल कोई आपको एंटीबॉडी रिलीज करवानी है, प्रोड्यूस करवानी है, तो फेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, दे कैन बी ऑल्सो यूज फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट। बट कंट्रोवर्सी तो है। ठीक है, कि वी आर मैनिपुलेटिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। जो टिपिकल फेजेस होते हैं उनके हेड हॉलो होते हैं, जहाँ पर फेज का डीएनए या आरएनए स्टोर रहता है। ये आपको हेड वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है। सो हेड वाले पार्ट में क्या है, डीएनए या आरएनए स्टोर होता है। टनल टेल्स होती हैं, टिप्स ऑफ विच हैव एबिलिटी टू बाइंड विद द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। सरफेस के कौन से मॉलिक्यूल के साथ अटैच करना है टारगेट बैक्टीरिया के, ये हेल्प करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द टनल टेल्स। ठीक है, जो बड़ी ज़्यादा पॉइंटेड पार्ट है। Viral DNA is then injected through that tail to the host cell where it directs to production of progeniphages over 100.5 an hour. ठीक है। मतलब ये है कि जब ये डीएनए जो है थ्रू दिस टेल जब दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगी। आधे घंटे में कम से कम भी 100 फेजेस बन सकते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी देखो कितनी ज़्यादा है, 100 इन हाफ एन आवर, दैट्स टू मच। सो ये जो यंग फेजेस होते हैं ये बस्ट करते हैं फ्रॉम द होस्ट सेल और ये और ज़्यादा बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ से फेजेस निकलेंगे छोटे छोटे वो और बैक्टीरियाज को जाके इम्पैक्ट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ जस्ट हैव अ लुक हियर। जब मैं बात करती हूँ बैक्टीरियोफेजेस की, ऑल्दो अलग अलग बैक्टीरियोफेज में अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स होता है, दे ऑल कंटेन द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। फेज के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए है या आरएनए है, बट नॉट बोथ इट कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, दोनों तो इकट्ठे नहीं प्रेजेंट होते, या तो फेज के अंदर जो हेड के अंदर है, कैप्सूल के अंदर हेड है, वहां पर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, और दोनों इकट्ठे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो इसी बेसिस पे हम बैक्टीरियोफेजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं एज डीएनए स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉन एनवेलप्ड and double stranded DNA enveloped. My dear students, this is important. These are the families of the bacteriophage. टोटल ऑफ 13 फैमिलीज बैक्टीरियोफेज की आपको मिलेंगी। सबसे पहला आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉन एनवेलप्ड। नॉन एनवेलप्ड का मतलब इनकी एनवेलप नहीं है, ठीक है, और ये है एनवेलप्ड। अब यहाँ देखें, सबसे पहला आता है आपका P2। P2 P2 को क्या बोलेंगे? P2 इज ऑल्सो रेफर टू एज मायरोविरिडियाई। SIRV12 Rudiviridii, SSV1 Fusiloviridae, PRD1 Tectiviridae या फिर Ciferoviridae, PM2 Corticoviridae, P22 Podoviridae। ये क्या है? ये मैंने आपको बताया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अब यहाँ देखो, अभी एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये वो वाले हैं डबल स्ट्रैंडेड, दीज आर डबल स्ट्रैंडेड नॉन एनवेलप्ड। ठीक है, इनमें एनवेलप नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड में दो आते हैं TTV1 की कैपेसिटी में, प्लाज्मा विरिडियाई, लिपोथायरॉइडिक्स विरिडियाई। अब मेरी बात याद रखेंगे, ये जो नाम है याद रखेंगे। डबल स्ट्रैंडेड में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है? ठीक है, SIR1 2 ये सब, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनवेलप में कौन सी आती है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में आता है M13 एंड FD एंड 5X174। ये बड़ा कॉमन है, माइक्रोविरिडियाई और आइनोविरिडियाई। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में MS2 आता है, लेविविरिडियाई, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में आता है 5666, दैट इज योर सिस्टोविरिडियाई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कैटेगरीज आती है अलग अलग। ठीक है, टोटल काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 13 सॉरी, ये टोटल कितने आ गए आपके पास? 13 बैक्टीरियोफेज की फैमिली ये की है। ठीक है, तो आपको इसके नाम याद होने चाहिए। एटलीस्ट इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉन एनवेलप्ड में कौन कौन से आते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनवेलप्ड में कौन कौन से आते हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कौन से आते हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कौन से आते हैं, विद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑल्सो। तो दिस हैव टू बी क्लैरिफाइड। ठीक है, अभी चलो एक चीज़ समझते हैं हम यहाँ पर कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, इन फेजेस के, इनमें यूजुअल या फिर मॉडिफाइड बेसिस होते हैं। बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ATCG, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये जो मॉडिफाइड बेसिस होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फेज को, फेज के न्यूक्लिक एसिड को, फ्रॉम न्यूक्लियसेस दैट ब्रेक डाउन द होस्ट न्यूक्लिक एसिड ड्यूरिंग द फेज इन्फेक्शन। सो होता क्या है, अब आप खुद सोचो, अगर आपका यहाँ से, ठीक है, अगर आप खुद सोचें, अगर आपका यहाँ पर एक पार्ट है जो कि एंटर कर रहा है इनटू दिस पार्ट, लाइक फेज है, वो बैक्टीरिया के साथ अटैच होकर रह रहा है। सो बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा ये बात कि इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि अगर ऐसा हुआ है तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द फैक्ट दैट जब जेनेटिक मटेरियल जब एक फेज से बैक्टीरिया में जाएगा तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर न्यूक्लियसेस उसे मार देंगे, न्यूक्लियसेस उसके न्यूक्लियर एसिड को डिसमेंटल कर देंगे, राइट, ब्रेक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बेसिस मॉडिफाइड होते हैं। जब बेसिस मॉडिफाई होते हैं तो ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं फेज के न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम न्यूक्लियसेस दैट ब्रेक डाउन देम द ड्यूरिंग द फेज इन्फेक्शन। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है ना? चलिए अभी हम समझते हैं यहाँ पर। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें क्या समझना पड़ेगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि साइज न्यूक्लिक एसिड का वेरी करता है और वो फेज पे डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द फेज। ओके, ये फेज पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह से होगा। ओके, एंड व्हेन इट डिपेंड्स ऑन द फेज इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, it has to be very clear that it is about the 3 to 5 average size gene products, while the more complex phages may code for 100 gene products. So gene products जो है वो वेरी कर सकते हैं। अगर तो छोटा है, ठीक है,
3 to 5 भी कर सकता है एवरेज जी इसका साइज़, और या फिर वो 100 जीन प्रोडक्ट्स तक भी रिलीज़ कर सकता है। सो बहुत ज़्यादा भी है ये, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली दैट हाउ मच इट कंटेन्स। साइज़ जो होता है न्यूक्लिक एसिड का वो डिपेंड करता है फेज के ऊपर। सिंपलेस्ट फेज ओनली हैव इनफ ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू कोड फॉर 3 to 5 एवरेज जीन्स, और या फिर इट कैन ऑल्सो कोड फॉर 100 जीन प्रोडक्ट्स। नाउ जो नंबर होता है ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स और कितना अमाउंट हर प्रोटीन का होगा फेज पार्टिकल में, वो डिपेंड करेगा फेज के ऊपर। सिंपलेस्ट फेज जो है दैट हैव मेनी कॉपीज ऑफ ओनली 1 or 2 डिफरेंट प्रोटीन्स, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेजेस जो है दे मे हैव मैनी डिफरेंट काइंड्स। ओके, so the protein function in infection and to protect the nucleic acid from nucleases in the environment। तो प्रोटीन किस में हेल्प करता है? हाँ, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द न्यूक्लियसेस, ठीक है। तो फेजेस को हम कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं? जीन क्लोनिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, स्पेशली हम इनके लाइफ साइकिल्स में इसको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो अगर बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। और बेस्ड ऑन उसके साइजेस का स्ट्रक्चर जो हैं, सेलियन फीचर्स तो एक जैसे ही रहेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो साइज़ यूजुअली क्या रहेगा? वेरी करेगा, है ना। एक बैक्टीरियोफेज का साइज़ दूसरे बैक्टीरियोफेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट होने के बावजूद भी कुछ ऐसे होंगे बैक्टीरियोफेजेस जो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके साइज़ बहुत छोटे होंगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट विच इज़ अबाउट द साइज़। सो साइज़ की अगर बात करें तो T4 जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फेज है, अप्रॉक्सीमेटली 200 नैनोमीटर लंबा और 80 से 100 नैनोमीटर वाइड, और कुछ फेजेस इससे भी छोटे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द फेजेस जो हैं वो 24 से 200 नैनोमीटर लेंथ में रेंज करते हैं, ठीक है। यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 200 नैनोमीटर है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। हेड और कैप्सिड की बात करें तो सारे के सारे फेजेस के पास हेड स्ट्रक्चर होता है, जो वेरी कर सकता है शेप में भी और साइज में भी। कुछ आइकोसोहेड्रल होते हैं, 20 साइड्स की होती है उनकी। अदर आर फिलामेंटस ऑल्सो। नाउ जो हेड होता है या जो कैप्सिड होता है बहुत सारी कॉपीज से बना होता है, यानी एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इनसाइड द हेड इज फाउंड द न्यूक्लिक एसिड, और हेड जो है वो एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग काम करता है ऑफ द फॉर द न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो। कमिंग फर्दर अबाउट द टेल, वी नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ये पार्ट आप देखेंगे टेल का, सो टेल्स स्पेशल फीचर्स पोजेस करती है। मैनी बट नॉट ऑल फेजेस हैव टेल्स अटैच टू द फेज हेड। यूजुअली टेल्स होती है सबके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल आर नॉट डिवॉइड ऑफ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास टेल प्रेजेंट नहीं होती है। सो देर आर फ्यू विच डू नॉट हैव द टेल प्रेजेंट विद them। Okay, so in those cases, what do we understand? We need to understand few things, that is about यस कि बहुत सारे फेजेस हमारे पास आते हैं जिनकी टेल्स नहीं है, बट मैक्सिमम के पास होती है। टेल जो है वो हॉलो ट्यूब होती है, इसके अंदर यहाँ से ही न्यूक्लिक एसिड जो है वो पास होगा इन्फेक्शन के दौरान। अब इतना ही नहीं, इन्फेक्शन के दौरान ये पास तो होगा, इसके टेल के पास कुछ और भी स्पेशल है। इसके पास होती है कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, माय डियर स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इनको। क्या हेल्प करती है? लेट मी टेल यू हाउ इट हैज हेल्प यू। ओके, सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द टेल मोर कॉम्प्लेक्स फेजेस प्रेजेंट होते हैं। कईयों के पास कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होती है जो कॉन्ट्रैक्शन करती है और हेल्प करती है, बट वहीं पर ही कुछ ऐसे भी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं कर पाते, जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, बट देन व्हाट हैपन्स इज दैट कुछ ऐसे भी हैं वेयर इन यू वुड ऑब्जर्व that if contractile sheath is not present, what would happen? If contractile sheath is not present, they are going to have the other mechanisms for the same। देखो, जब contractile sheath contract करेगी इन्फेक्शन के दौरान तो जेनेटिक मटेरियल इजीली न्यूक्लिक एसिड पास करेगा। एट द एंड ऑफ द टेल मोर कॉम्प्लेक्स फेजेस लाइक T4 हैव बेस प्लेट, इनके पास बेस प्लेट भी होती है, और या एक से ज़्यादा टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। बेस प्लेट हो या टेल फाइबर्स हो, ये क्या करते हैं? फेज को बाइंड करने में हेल्प करते हैं टू द बैक्टीरियल सेल। सो सारे फेजेस जो है उनके पास बेस प्लेट नहीं होगी या टेल फाइबर नहीं होंगे। जिनके पास टेल नहीं है उनके पास बेस प्लेट्स और ये फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, ये रही आपकी कॉम्पोजिशन की कौन किसके पास क्या है एंड व्हाट रोल डज इट प्ले और व्हाट रोल डज इट हैव। सो वी नीड टू हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग हेयर ऑल्सो। न्यूक्लिक एसिड जो है जितना होगा वो डिटरमाइन करेगा जीनोम का साइज और मॉडिफाइड बेसिस को भी। ओके, कमिंग फर्दर, अगर प्रोटीन्स हैं सो ये दे विल बी हेल्पिंग यू इन दी प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन, ये इसमें करेंगे हेल्प।
स्ट्रक्चर की बात करें तो साइज, हेड, कैप्सिड या टेल पे काम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाउ द थिंग्स डज अफेक्ट इट। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक हियर। यहाँ पर दिस इज द हेड पार्ट जिसके बीच में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ आ जाती है, टेल है, टेल फाइबर्स है, और जहाँ टेल फाइबर्स नहीं होंगे बेसल प्लेट तो होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ का काम भी तो किसी ने करना है। फाइन, सो दिस इज अबाउट दिस मच। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव द इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट सेल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आप देख पाएंगे, हाँ यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यू वुड हैव बीन, यस, आप इसको देखिए किस तरह से ये जा रहा है। डीएनए जो है कहाँ जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड टेल शीथ की वजह से विद इन द टेल इट इज मूविंग डाउन, एंड यहाँ पर डीएनए रिलीज हो रहा है, ठीक है। बट द क्वेश्चन कम्स अप कि कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस टू हैपन। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक हियर। जब हम बात करते हैं अबाउट दिस प्रोसेस टू हैपन, वी हैव सर्टेन स्टेप्स विच अकर हियर, ठीक है। द नंबर वन इज योर अडेप्टेशन। नंबर वन क्या है, सॉरी एब्जॉर्प्शन। देखो एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन डिफरेंट होता है। एब्जॉर्प्शन हो गया अपने अंदर ले लेना, एड्जॉर्प्शन होता है अपने आप को अटैच कर देना, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। देखो जो आपका पहला स्टेप है ना इन्फेक्शन प्रोसेस का, दैट इज एड्जॉर्प्शन ऑफ द फेज। सबसे पहले जो है फेज वो एड्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर ये देखो एड्जॉर्प्शन होगी, एंट्री होगी, रेप्लिकेशन, असेंबली और रिलीज करेगा। तो कुछ ऐसे ये प्रोसेस करता है। सबसे पहले करता है एड्जॉर्प्शन, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है एड्जॉर्प्शन में, कि यहाँ पर ये मेडिएटेड होता है बाय टेल फाइबर्स करते हैं या कुछ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं जिनके पास टेल फाइबर्स नहीं है। तो ये रिवर्सिबल काइंड के होते हैं। रिवर्सिबल काइंड का होने का मतलब ये होता है दैट दे आर नॉट दैट अटैच टू इट, ठीक है। दे कैन बी रिवर्स्ड बैक टू, वापस उनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं बेसिकली। सो वी नीड टू हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग्स, दैट इज कि जो हमारे टेल फाइबर्स है वो अटैच होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बैक्टीरियल सेल में, और होस्ट स्पेसिफिसिटी जो होती है वो फेज की रहती है, ठीक है। सो दैट इज द बैक्टीरिया दैट इज एबल टू इन्फेक्ट इज यूजुअली डिटरमिन्ड बाय द टाइप ऑफ tail, yes, about the tail fibers that a phage has. So bacterial receptors जैसे कि vary करते हैं from one to another. For example, proteins on the outer side of the bacterium, LPS हो गया आपका, pili हो गया, lipoprotein हो गया, ये receptors जो होते हैं on the bacteria, they are for the other purposes, और phages जो है वो evolve होते हैं with the infection, ठीक है। So we need to have a quick understanding of all of those things. I hope this point is clear. So let us understand the irreversible attachment. अब इससे हम क्या समझते हैं my dear students? Irreversible attachment से हम क्या समझते होंगे? Any idea? So it is something which is related to what? Which is related to the tail fibers, right? So this is attachment of the phage to the bacteria थ्रू दी टेल फाइबर। अगर वो वीक है तो वो बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, और इट इज़ वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द बेस प्लेट। तो फेजेस जो लैक करते हैं बेस प्लेट को, इनके और भी इनके पास तरीके होते हैं ताकि ये टाइटली बाउंड कर सके टू द बैक्टीरियल सेल ऑल्सो, ठीक है। अब आता है शीथ का कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हमें याद हो शीथ जो होती है वो भी प्रेजेंट है, और वो क्या करती है, दैट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन। ओके, शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड को वो पुश करती है ताकि वो नीचे जा सके, राइट। एंड बाकी बहुत सारे और मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्ट कर लेते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऑफ द बैक्टीरियल एनवेलप ऑल्सो। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग फर्दर वी हैव न्यूक्लिक एसिड इंजेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स है आपके। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही ये एनवेलप जाएगा, यहाँ देखो ये एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। न्यूक्लिक जैसे ही आपका बैक्टीरियल एनवेलप आप देखें, न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द हेड वो हॉलो टेल से पास करेगा और नीचे बैक्टीरिया के अंदर चले जाएगा। उसके बाद अंदर उसके प्रोसेसिंग होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिकॉम्बिनेशन हो रही है, वो डिवाइड कर रहा है, एंड देन आफ्टर डिवाइडिंग व्हाट विल हैपन, डिवाइड करने के बाद फर्दर यू विल हैव टू ऑब्जर्व कि जब आपने डिवाइड कर लिया तो वो क्या करेगा, वो फिर बाहर आने की कोशिश करेगा आफ्टर असेंबली, वो लाइसिस करने की कोशिश करेगा। ओके, so from here we can understand that the adsorption is taking place, viral early proteins are there, they are trying to express themselves and they are replicating inside. Once they are replicating, what happens, they are trying to assemble themselves. एक बार assemble हो गए फिर ये lysis करते हैं, release कर जाते हैं बाहर,
Have a look here. We have lytic, lysogenic, and we have the phage multiplication cycles. So पहला जो phage multiplication cycle है जो हमने देखना है, that is about your lytic one. Okay, so let us understand this one, which is ultimately about the next part. That is your lytic or virulent phages are phages which can only multiply on bacteria and kill the cell by lysis at the end of the life cycle. फाइन. सो लाइटिक और वायरुलेंट फेजेस जो हैं वो फेजेस हैं जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैक्टीरिया में और सेल को किल कर सकते हैं बाय द लाइसिस एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल. ठीक है, जिसमें लाइटिक में अब हम वायरुलेंट फेजेस की बात करें तो सबसे पहला पीरियड देखें, दैट इज योर एक्लिप्स पीरियड. अब एक्लिप्स पीरियड में क्या होता है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ओके, सो सी, जो एक्लिप्स पीरियड है उसमें क्या रहता है. ड्यूरिंग द एक्लिप्स पीरियड या एक्लिप्स फेज क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन फेज पार्टिकल्स जो हैं दे कैन बी फाउंड इधर इनसाइड या आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल. ठीक है, या तो अंदर होंगे या फिर बाहर होंगे. फेज न्यूक्लिक एसिड टेक्स ओवर द होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी एंड फेज स्पेसिफिक mRNAs एंड प्रोटीन्स आर मेड. So this is an orderly expression of phage-directed macromolecular synthesis, just as one sees in animal virus infections. So early mRNAs, they code for early proteins, which are actually needed for the phage DNA synthesis. एंड ऑल्सो वो क्या करते हैं, होस्ट के डीएनए को शट ऑफ कर लेते हैं. सो आरएनए हो या प्रोटीन बायोसिंथेसिस हो, उसके लिए हेल्प करेगा. बहुत सारे केसेस में अर्ली प्रोटीन्स होते हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं होस्ट के क्रोमोसोम को. सो जब फेज का डीएनए जब बन जाएगा तो जो लेट एमआरएनए है, लेट प्रोटीन्स है, वो भी बनेंगे. ठीक है, तो इस तरह से एक्लिप्स पीरियड वर्क करता है. बेसिकली सेकेंड वन में क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता है, दैट इज योर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन फेज. अब इस फेज में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं दे हैव बीन मेड, दे आर असेंबल्ड, उनको असेंबल किया जाता है. ठीक है, जब वो असेंबल होंगे तो क्या होगा, आपके इन्फेक्शियस फेज पार्टिकल्स एक्यूमुलेट करेंगे सेल के अंदर ही. देन लाइसिस होगी और रिलीज फेज होगा. ठीक है, और आफ्टर अ वाइल बैक्टीरिया जो है दैट बिगिंस टू लाइस ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फेज. तो क्या होने वाला है, लाइसिस प्रोटीन और इंटरसेलुलर फेज जो है वो रिलीज हो जाएंगे मीडियम में. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रिलीज होते हैं हर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया से वो 1000 तक जा सकता है. इसीलिए जब भी इन्फेक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है. गेटिंग माई पॉइंट. सो इट इज़ ऑब्वियसली फॉर वेरी हाई सेशंस इन दैट केस. आई होप दिस इज क्लियर. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड नाउ. अगर मैं असे की बात करूं ऑफ द लाइटिक फेज, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ पर देखो मेथड प्लैग फॉर्मिंग यूनिट बनती है और मेजरली कर सकते हैं हम इसको, जैसे लाइसोजेनिक में या टेम्परेट फेज में इट इज़ वेरी कॉमन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइसोजेनिक में या टेम्परेट फेज में क्या रहता है, यहाँ पर ये तो इजीली मल्टीप्लाई करेंगे लाइटिक साइकिल से या फिर ये क्विसेंट स्टेज में चले जाते हैं इन द सेल. ठीक है, क्विसेंट स्टेट में मोस्ट ऑफ द फेज जीन्स ये ट्रांसक्राइब नहीं होते. ठीक है, तो फेज डीएनए जो है वो रिप्रेस स्टेट में रहता है, उसको बोलते हैं प्रोफेज. क्यों, बिकॉज इट्स नॉट अ फेज बट इट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस द फेज. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फेज डीएनए एक्चुअली इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट क्रोमोसोम्स और वो रेप्लिकेट होता है अलोंग द होस्ट क्रोमोसोम और वो पास होता है ऑन टू द डॉटर सेल्स ऑल्सो. ठीक है, तो जब वो डॉटर सेल्स में जाएगा, जो सेल हार्बर करते हैं प्रोफेज को, उसके क्या बोलते हैं, लाइसोजन भी बोलते हैं. सो लाइसोजेनिक में लाइसोजन वाला पार्ट भी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और आपको ये समझना पड़ेगा. ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड हेयर ऑल्सो. यहाँ पर आप देखते हैं इवेंट्स क्या होते हैं प्रोटोटाइप फेज लैम्डा में. तो देखिए, सबसे पहले होता है सर्कुलाइजेशन ऑफ द फेज क्रोमोसोम. ठीक है, जो लैम्डा डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है और इसके सिंगल स्टैंडर्ड रीजन्स होते हैं 5' एंड पे. सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि वो कोहेसिव एंड्स शो करते हैं. जब भी ये कोहेसिव एंड्स शो करेंगे तो वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर दैट इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, cohesive ends are in such a way that they are attached to the base pair और ये circular molecule को form करें. So in the cells the free ends of the circle can be ligated, ये चिपक सकते हैं, ligate कर सकते हैं और covalent bond बना सकते हैं. फिर उसके बाद होता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. यहाँ पर कैटलाइज होते हैं बाय अ फेज कोडेड एंजाइम जो कि अक्कर करता है पर्टिकुलर साइट के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा, फेज का डीएनए और होस्ट का क्रोमोसोम दोनों इंटीग्रेट करेंगे और जब भी इंटीग्रेशन होगी तो वो क्या होंगे, वो अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ एंड दैट टू वेरी बेटर. फेज जीनोम का रिप्रेशन भी होता है. ठीक है, फेज जो जीनोम है उसका क्या होता है, रिप्रेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस. ओके, सो दैट मीन्स ये बाइंड करेंगे पर्टिकुलर साइट से ऑन द फेज डीएनए एंड दे कॉल्ड द ऑपरेटर एंड दैट टू दे शट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द फेज जीन्स एक्सेप्ट द रिप्रेसर जीन. ठीक है, सो
If I talk about the result, that result is a stable repressed phage genome which is integrated into the host chromosome. हर एक टेम्परेट फेज जो है वो रिप्रेस करेगा अपने और डीएनए को और फेज को नहीं करेगा. तो रिप्रेशन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है विद इन द सेम फेज हम देख सकते हैं एग्जिबिट किस तरह से होती है. फाइनली आपके कुछ इवेंट्स होते हैं जो टर्मिनेशन करते हैं लाइजो जेनी की. ठीक है, देर आर सम इवेंट्स विच आर लीडिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ द लाइसोजेनी. तो किसी टाइम पर भी लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जो है जब भी वो एडवर्स कंडीशंस में एक्सपोज होता है, जब उसकी कंडीशंस एडवर्स हो जाती हैं, लाइसोजेनिक स्टेट टर्मिनेट हो जाती है, उसी दौरान खत्म हो जाती है. ओके, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन. ओके, सो कंडीशंस जो फेवर करती हैं लाइसोजेनिक स्टेट की टर्मिनेशन को, दैट इंक्लूड्स डेसिकेशन, एक्सपोजर टू यूवी और आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सपोजर टू म्यूटाजेनिक केमिकल्स एंड एडवर्स कंडीशंस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीएसेस. ठीक है, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है. जब आपका रिप्रेसर प्रोटीन ही डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? इन टर्न रिप्रेशन हो जाएगा फेज जीन्स का, रिवर्सल हो जाएगा इंटीग्रेशन प्रोसेस का और लाइटिक मल्टीप्लिकेशन भी होने वाली है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू एसोसिएट एज वेल. Okay, so let us have a look here with the next part, which is about your lytic versus lysogenic cycle. ठीक है, अब लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या डिफरेंस है? वी नीड टू हैव अ क्विक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस ऑल्सो. ओके, सो देखो, जो डिसीजन है लैम्डा का कि वो लाइटिक फेज में जाएगा या लाइसोजेनिक फेज में जाएगा, वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? ठीक है, दैट इज डिसाइडेड व्हेन इट फर्स्ट एंटर्स अ सेल इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिप्रेसर. कि माय डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेसर का कितना कंट्रीब्यूशन है वो उस पर डिपेंड करता है. Getting my point? So it highly depends on what it means. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट इज कि यहाँ पर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेसर की या बाकी जो अनदर फेज प्रोटीन है, जैसे आपका क्रो प्रोटीन हो गया सेल में, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. क्रो प्रोटीन क्या करता है? सिंथेसिस रिप्रेसर की टर्न ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से लाइसोजेनी की एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाती है. क्रो प्रोटीन के लिए, क्रो प्रोटीन अगर है तो लाइसोजेनी अच्छे से होगी, क्रो प्रोटीन नहीं है तो लाइसोजेनी अच्छे से नहीं हो पाती है. फाइन, so we need to understand this part as well. ओके, सो नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर अबाउट दिस पार्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो फेवर करते हैं क्रो की प्रोडक्शन को, वो लाइटिक साइकिल की तरफ जाता है, और जो फेवर करता है प्रोडक्शन ऑफ रिप्रेसर को, वो लाइसोजेनी की तरफ जाता है. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम इवन मार्किंग इट. ठीक है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो क्रो को बना रहे हैं, क्रो की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो लाइटिक बनेगा. और अगर आपका क्रो नहीं बन रहा, अगर आपका रिप्रेसर बन रहा है, तो लाइसोजेनी की तरफ ये फेवर करेगा. सिंपल एज दैट. ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर. नाउ व्हेन आई टेक अबाउट दिस एग्जांपल, वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पर हमें क्या समझना है. हमको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है दैट इट इज़ अबाउट योर, यस, इट इज़ अबाउट योर लाइसोजेनिक या लाइटिक साइकिल के बेस्ड पे है ये. ठीक है, सो वेरी इंटरेस्टिंगली व्हाट डू वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अबाउट दिस पार्ट. ठीक है, ये लाइटिक रेप्लिकेशन है, इकोलाई आ जाता है यहाँ पर आपका. ओके, सो दिस इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज इकोलाई क्रोमोसोम. लाइटिक रेप्लिकेशन करे या लाइसोजेनी करे? लाइटिक करेगा तो अर्ली जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी, लाइसोजेनी करेगा तो इंटीग्रेशन होगी लैम्डा डीएनए की, और यहाँ से सेल रेप्लिकेशन होगी. सेल रेप्लिकेशन जब होती है तो इट डिवाइड्स इनटू 2. अब यहाँ देखो, लाइटिक में क्या हो रहा है? वायरल डीएनए रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द लेट जीन्स, असेंबली हो रही है और लाइसिंग हो रही है. ठीक है, यहाँ पर ये फर्दर डिवाइड करता है, यहाँ रिकॉम्बिनेट करता है और बहुत सारे यहाँ बनते हैं. ओके, फॉर्मेशंस आर सेवरल, फॉर्मेशन बहुत सारी होती है यहाँ पर. सो फ्रॉम हेयर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? कुछ सिग्निफिकेंसेस देखते हैं लाइसोजेनी के. पहला, दैट इज अबाउट द मॉडल ऑफ द एनिमल वायरस ट्रांसफॉर्मेशन. लाइसोजेनी क्या है? लाइसोजेनी एक मॉडल सिस्टम है वायरस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी. फाइन, ठीक है, सो इट इज अबाउट मॉडल फॉर द एनिमल लाइसोजेनी. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइसोजेनी मॉडल है वायरस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एनिमल सेल्स के लिए. ओके, सो सी,
सो मॉडल ऑफ एनिमल वायरस ट्रांसफॉर्मेशन में लाइसोजेनिक मॉडल है। तो देखो एक तो इसके लिए आ गया, दूसरा आता है लाइसोजेनिक कन्वर्जन के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, लाइसोजेनिक कन्वर्जन के लिए हेल्प करता है। जब भी एक सेल जो है वो लाइसोजेनाइज हो जाता है ओकेजनली, तो एक्स्ट्रा जीन्स जो है वो कैरी होते हैं बाय द फेज, दे गेट एक्सप्रेस्ड इन द सेल। सो ये जीन्स जो है वो चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द बैक्टीरियल सेल की। सो द प्रोसेस इज लाइसोजेनिक और फेज कन्वर्जन। सो दिस कैन बी ऑफ सिग्निफिकेंट क्लिनिकली ऑल्सो। लाइसोजेनिक फेजेस को हम जीन्स कैरी कर सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए। साल्मोनेला ओ एंटीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंटीजन है इम्यून रिस्पॉन्स को डायरेक्ट करने के लिए। टॉक्सिन है जैसा प्रोडक्ट, टॉक्सिन प्रोडक्शन जो है जैसे कि कॉरेनोबैक्टीरियम डायपथेरियस है, वो कौन मेडिएट करता है? जीन कैरिड बाय अ फेज। सो वही स्ट्रेन काम करेगा यहाँ पर जो कन्वर्ट होगा बाय लाइसोजेनिक, जो पैथोजेनिक होंगे उनके लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेन पार्ट कि ये किस तरह से अंडरगो करता है। तो यहाँ मैं आपको एक क्विक शॉट अंडरगो करवा देती हूँ एक बार इससे कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव सीन इन ऑल ऑफ द स्टफ। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देखी। पहला, बैक्टीरियोफेज क्या है। ठीक है, ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज क्या है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया के अंदर और ये जेनेटिक मटेरियल अपना पास करेगा यहाँ से डीएनए के पास। यहाँ टेल, न्यूक्लिक एसिड और ये सब भी है। कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियोफेज देख लेंगे, फिर इनकी फैमिलीज के बारे में देखेंगे। 13 फैमिलीज हमने पढ़ी, P2, T2, आपका P22, देन आपका SIRV12, SSV1, PVRD1, PM2, TTV1, देन M13 एंड FD, 5X174, MS2, 5666। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। फिर बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइज, हेड, टेल, ये सब आएगा यहाँ पर। एंड देन कम्स योर स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड टेल शीथ हेल्प कर रही है। जिसमें कॉन्ट्रैक्टेड टेल शीथ नहीं है उनका क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब इंक्लूड होगा। देन कम्स योर एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन में अटैचमेंट होती है, किस तरह से अटैचमेंट होती है बेसिकली दैट ऑल्सो वेरीज। ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो न्नीड टू हैव अ लुक हेयर कि इरिवर्सिबल अटैचमेंट भी होती है, मतलब ये अटैच करते वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। शीथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया। देन न्यूक्लिक एसिड इंजेक्शन के बारे में हमने देखा। ठीक है, देन हाउ डज इट गेट्स इंजेक्टेड एंड दिस इज द होल ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ इट। Then comes your lytic and lysogenic cycle, definition part of it, how does it work, absorb करेगा, entry करेगा, replicates करेगा and finally it will assemble and release also. ठीक है, देन उसके बाद इसके पीरियड्स, एक्लिप्स पीरियड, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन फेज, लाइसिस एंड रिलीज फेज। फिर असे कैसे करते हैं, दैट मीन्स बायो असे का पार्ट, प्लैग असे होता है। देन कम्स योर लाइसोजेनिक और टेम्परेट फेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम देखते हैं प्रोफेज कैसे बनता है, लाइसोजन क्या है, सर्कुलाइजेशन कैसे हो रही है फेज के क्रोमोसोम की, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होती है, रिप्रेशन कैसे होती है, जहाँ पर आपका प्रोटीन, जहाँ पर आपका रिप्रेसर नहीं बनेगा वहाँ पर क्रो प्रोटीन होगा तो क्या इवेंट होगा। फाइनली टर्मिनेशन कैसे होती है ऑफ द लाइसोजेनी, है ना। लाइटिक और लाइसोजेनिक के बीच में हमने देखा क्रो प्रोटीन होगा तो लाइटिक कंडीशन होगी, लाइटिक साइकिल होगा, और अगर रिप्रेसर होगा तो लाइसोजेनी होगी। देन सिग्निफिकेंस ऑफ लाइसोजेनी आ गया, मॉडल फॉर एनिमल वायरस ट्रांसफॉर्मेशन, लाइसोजेनिक कन्वर्जन हो गया। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बैक्टीरियोफेजेस एंड बैक्टीरिया या वायरस in a very good detail and understanding. Okay, now we'll practice some questions based on what we have studied. Okay, so we'll see how much we learned basically. Fine.